हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव। आपको पहला लेक्चर इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहला लेक्चर आपको दिया जा चुका है। उस लेक्चर में हम लोगों ने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम और हम लोगों ने नेशनल इनकम सबके बारे में देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में देखा। एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में देखा। आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLY, लाइफ PQLI ना, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो मॉरिस डे मॉरिस के द्वारा निकाला जाता है, ये भी उसमें हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, प्रोफेसर लॉन्च के बारे में हम लोगों ने जाना। तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने देखा पहले लेक्चर में। आपको देखकर सामने लगेगा कि लूसेंट रखी गई है, लेकिन लूसेंट सिर्फ लूसेंट नहीं है। लूसेंट एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र है, ज्ञान का भंडार है ना। आप लोग सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप नए हैं तो उसको ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए, और सभी अपडेट एग्ज़ाम से रिलेटेड और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट आपको वहाँ पर दे दी जाती है। रेगुलर क्विज भी होते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज दूसरा लेक्चर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे हम लोग। नीति आयोग के बारे में जाना जाएगा और भारत में गरीबी, पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जीडीपी के बारे में देखा। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब कि भारत की बाउंड्री के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू जो होती है, चाहे वह उत्पादन विदेशियों के द्वारा ही किया जाए, फिर भी उसको जीडीपी के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, ठीक है। किसी के द्वारा, भारतीय प्लस विदेशी सभी के द्वारा जो भी किया जाता है उसको जोड़ देते हैं। विदेशियों का भी जो उत्पादन होता है वो भी जोड़ देते हैं। तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू की बात है तो घर की सीमा के अंदर यानी बाउंड्री के अंदर जो भी हो रहा है उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू ही क्या होती है? जीडीपी होती है। जीएनपी की हमने बात किया। जीएनपी क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल लगा है, राष्ट्रीय की बात है, राष्ट्र की बात है। राष्ट्र में राष्ट्र के लोग रहते हैं, लोग मतलब कि सिटीजन रहते हैं। सिटीजन यानी नागरिक, भारत के नागरिकों के द्वारा चाहे वो भारत में या फिर विदेश में जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू जो होती है वही जीएनपी होती है। तो जीएनपी क्या होती है? जीएनपी इक्वल टू होता है कि जीडीपी में से हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी माइनस एक्स प्लस एक्स का मतलब कि भारत के लोग विदेशों में जो रहते हैं, और माइनस हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस भारत में जो लोग विदेशी रहते हैं। नेशनल्स की बात है कि मतलब भारत के लोगों के द्वारा, भारत के सिटीजन के द्वारा विदेश में और भारत में जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू वो हो जाती है जीएनपी। ओके, अगर हमको एनडीपी निकालना हो, जीडीपी से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल बोलते हैं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, तो हम क्या करेंगे, एनडीपी जीडीपी में से डिप्रेसिएशन ह्रास जो होता है, कंपनियां वगैरह चलती रहती हैं, जो भी ह्रास होता है, मशीनें चलती हैं, तो जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा, जैसे कि कोई मशीन ख़राब हो गई तो उसमें जो पैसा लगता है उसको बनाने में, तो डिप्रेसिएशन को, ह्रास को घटा देते हैं तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाता है। और जीएनपी की हम जब बात करते हैं, जीएनपी तो आपने देख लिया। एनएनपी की बात करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो वहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन यानी ह्रास को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, आपने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी देख लिया। ओके, अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जब किसी देश की निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, आपने जीएनपी में से जब डिप्रिसिएशन घटाया तो आपको क्या मिला है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, एनएनपी में से जब आप इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं, और सब्सिडी जो सरकार के द्वारा दी जाती है उसको जोड़ देते हैं, सब्सिडीज़ को जोड़ देते हैं, तो आपको मिल जाता है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय आपको प्राप्त हो जाती है। याद रखिएगा, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट में से जब इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं तो हमें नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय पता चल जाती है। अब हमको राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम पता चल गई, नेशनल इनकम, इस देश की नेशनल इनकम पता चल गई कि इतनी है ना। तो
उसमें जनसंख्या से जब हम लोग भाग दे देते हैं, जनसंख्या से जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमको पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है? प्रति व्यक्ति आय हमको पता चल जाती है। ओके, तो यही हो जाती है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। मान लीजिए आपके परिवार में 5 लोग हैं और 100 रुपये आपकी कमाई है, सभी लोगों का मिला के 5 लोगों से डिवाइड करेंगे तो यानी 20 रुपये आपकी प्रति व्यक्ति आय होगी, पर कैपिटा इनकम होगी। ठीक है, हो गया। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में ये था। और इसके अलावा हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की थी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ, क्या उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, कैसे उत्पादन करना है, कितने में बेचना है, सब काम मार्केट करती है। वहीं राज्य अर्थव्यवस्था की बात जब होती है, सोशलिस्ट की बात होती है, तो उसमें क्या करता है, राज्य करता है, स्टेट करता है, मार्केट का कोई रोल नहीं रहता। लेकिन मिश्रित में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। हमने कल क्वेश्चन भी पूछा था कि कार्ल मार्क्स की एक बुक है, उसका कमेंट करिएगा कि 1857 की क्रांति पर लिखा है। किसी ने भी कमेंट नहीं किया है। कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, जैसे कि साक्षी चौरसिया जी के कमेंट और विश्वास शर्मा जी का कमेंट है। उसके अलावा कमेंट है यहाँ पर है राजमणि राय जी का कमेंट है। अफरोज इतरात का कमेंट नहीं आया है। बाकी सभी कमेंट में आप लोगों ने आंसर तो दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन हमने कार्ल मार्क्स की बुक के बारे में पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। तो आपको पढ़ना है, आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए। हो सकता है आप लोगों ने पूरा लेक्चर नहीं देखा हो, लेकिन साक्षी चौरसिया जी के कमेंट से लग रहा है कि उन्होंने पूरा लेक्चर देखा है। तो आपको पढ़ना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना इतिहास लिख रहे हैं, आप कैसा इतिहास लिखते हैं वो आपके सामने आपके आएगा। तो हमारा काम है, हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप पढ़िए, या फिर आपकी इच्छा है, जो करना होगा आपको करना है। हमें क्या, हम हाथ पकड़ के थोड़े आपको पकड़ के बांध के बैठा के थोड़े पढ़ा पाएंगे। आप लोग यूपीपीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, तो आपको कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक आयोजन क्या होता है? आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। मतलब टारगेट सेट कर दिया जाता है और अपने पास जितने भी रिसोर्स हैं उसके हिसाब से उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि 5 ईयर प्लान्स चलते थे, तो कुल मिला के 5 ईयर्स प्लान्स की बात होगी। उसके बाद हम लोग गरीबी वगैरह, पॉवर्टी एस्टिमेशन जो भारत में है, जहाँ से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछा था, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जो 5 ईयर प्लान्स हैं। नीति आयोग के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये सब चीज़ें देखते हैं। तो यही आर्थिक आयोजन होता है। मतलब टारगेट सेट करते हैं, हमारे पास जितने भी रिसोर्स उपलब्ध होते हैं उसके द्वारा हम लोग चाहते हैं कि पूर्ति हो जाए उसकी, मतलब जो भी टारगेट है उसको हम लोग प्राप्त करें। ये चीज़ें होती हैं। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम सोवियत संघ में अपनाया गया था। इस प्रकार का नियोजन जो है सर्वप्रथम सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में अपनाया गया था। ठीक है, और उसी को देखकर भारत ने अपनाया। उसके पहले यहाँ पर जो सामने चीज़ें आपके दिख रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीपीसीएस ने तो नहीं पूछा है, शायद यूपीएससी ने एक बार यहाँ से क्वेश्चन खींच के मारा है। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इनकी पुस्तक में पहली बार आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आया था। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया अभी के अभी याद कर लीजिए, विश्वेश्वरैया जी का है, और पहली बार ऐसा प्रस्ताव आया था 1934 में। क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया की बात हो गई तो विश्वेश्वरैया, उसके बाद राष्ट्रीय नियोजन समिति, बॉम्बे प्लान, ऐसे करके पूछा जाता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सामने है। ठीक है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो 34 के बाद 38 में ये हुआ। पहले प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक थी विश्वेश्वरैया जी का, इसमें 10 वर्ष की बात की गई थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। फिर आगे बढ़ती है बात, तो 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपति थे, बॉम्बे प्लान लोगों ने शुरू किया। 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशीर दलाल थे। इसमें उद्योगपति लोग भी थे, जैसे कि टाटा थे, जीआरडी टाटा, जीडी बिरला, ये लोग भी थे। तो बॉम्बे प्लान 1944 यानी सबसे पहले 1934 में प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 10 वर्ष के प्लान की बात थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात की। 38 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 44 में बॉम्बे प्लान आया।
आया, सर आदेशित दलाल 15 वर्षीय सूत्रबद्ध इसमें योजना थी। 1944 में ही आता है नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला गया सरकार के द्वारा। इसी वर्ष श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना गांधीयन प्लान की बात की। एस.एन. अग्रवाल ने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एस.एन. अग्रवाल ने गांधीयन प्लान किसने दिया था? एस.एन. अग्रवाल ने। 1944 में ही है। ओके, बॉम्बे प्लान भी 1944 में है। याद रखिएगा, चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1944 में बॉम्बे प्लान सर आदेशित दलाल 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग नामक विभाग खोला गया। इसी वर्ष श्रीमान नारायण एस.एन. अग्रवाल यानी एस.एन. अग्रवाल ने गांधीवादी योजना गांधीयन प्लान दिया। 1945 में M.N. राय ने पीपल्स प्लान बनाया। 1945 आगे बढ़ते हैं तो पीपल्स प्लान M.N. राय ने दिया। और 1950 में जयप्रकाश नारायण J.P. नारायण ने सर्वोदय योजना यानी सर्वोदय योजना प्रकाशित की, है ना, सर्वोदय योजना प्रकाशित की, जयप्रकाश नारायण J.P. नारायण। आपको क्रम से याद करना पड़ेगा और क्या चीज़ें हैं इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। हम एक बार और इसको देखते हैं। 1934 में विश्वेश्वरैया जी की पुस्तक प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया में 10 वर्ष के कार्यक्रम की बात प्रस्तुत की गई थी। 1938 में कांग्रेस ने नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। 1944 में बॉम्बे प्लान आया। सर आदेशित दलाल इसके सूत्रधार थे। 1944 में ही आती है क्या? गांधीवादी योजना प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, श्रीमान नारायण अग्रवाल, एस.एन. अग्रवाल। 45 में पीपल्स प्लान आता है, M.N. राय और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। ठीक है, ये चीज़ें इतनी आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पश्चात पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जो 1 जनवरी 2015 तक चला। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, फुल फॉर्म किसी एग्जाम में UPSSC की पूछा गया था। ओके, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। यह एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदायी निकाय के रूप में किया गया। गैर संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है, संवैधानिक रूप से ये नहीं है, गैर सांविधिक है। ओके, भारत के प्रधानमंत्री इसके प्रदेन अध्यक्ष होते हैं और सेम टू सेम नीति आयोग में भी होते हैं। ओके, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। याद रखिएगा, उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब अलग अलग योजनाओं के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी को हम बताएंगे, ज़्यादा चीज़ें हम इसमें नहीं बताएंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जब यहाँ से पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन मुख्य रूप से यही जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसी से पूछे जाते हैं, सुमेलित करने के लिए बोल दिया जाता है। चलिए देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले तो ईयर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ईयर से क्वेश्चन एक बार UPSSC ने पूछा है, समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया, शायद मेंस वगैरह में पूछा गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलती है, 1951 से 1956। यह योजना हैराड-डोमर मॉडल पर आधारित होती है। किस पर आधारित है? हैराड-डोमर मॉडल, ये याद रखना होगा। इस योजना में एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी गई, कृषि वाले क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। ओके, और राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई 5 वर्षों में 51 से 56 तक। और इसी योजना के अंतर्गत भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, वो ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि इसमें थी। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया। याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, हैराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई थी। ओके, भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, इसके मतलब कुछ बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में शुरू किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चलती है, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहला किस पे था? हैराड-डोमर मॉडल। ये दूसरी PC महालनोबिस मॉडल पर था। सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है इन लोगों का नाम, मॉडल वगैरह। 1956 से 61 तक चलती है, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ओके, और इस योजना में जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय आय वही नेशनल इनकम में इतनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। और पहले वाले में तो एग्रीकल्चर, लेकिन दूसरे वाले में इंडस्ट्री की बात की गई थी। इंडस्ट्री वगैरह और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी दूसरी योजना में, 56 से 61 में जो चलती।
ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई इसमें, ओके, ठीक है। इसी योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, तो दुर्गापुर कहाँ पर है कमेंट करिएगा, राउरकेला कहाँ पर है ये भी कमेंट करिएगा, और भिलाई कहाँ पर है ये भी कमेंट करना आपका कर्तव्य। क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो होती है 61 से 66 तक तो चलती है। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना इसका उद्देश्य था। लेकिन इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत और चाइना के साथ युद्ध हो जाता है और भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपने टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाती है। ओके, तो टारगेट नहीं प्राप्त हो पाता क्योंकि 2 बार युद्ध हो जाता है। और 1965 में उस वक्त थे भारत के प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका, लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने कहा था कि हफ्ते में 1 दिन उपवास रखा जाए, गेहूं की कमी हो गई थी। ओके, 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई, ये भी याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई। ओके, और हरित क्रांति को जन्म दिया इसी योजना ने, क्योंकि गेहूं वगैरह की कमी पड़ गई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन हैं और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग, ये नाम याद रखिएगा। एम एस स्वामीनाथन जी ने एक कोटेशन दी है कि द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द नेशन विथ ग्रेन्स नॉट गन्स। भविष्य उस देश का है जिसके पास अनाज है, जिसके पास हथियार है, उसका नहीं है। ठीक है, जैसे वर्तमान परिस्थिति में गेहूं की कमी हो गई, विश्व में यूक्रेन रसिया के वार की वजह से गेहूं की कमी हुई है। भारत ने अपना एक्सपोर्ट जो है बैन कर दिया गेहूं का, है ना। तो ये परिस्थिति सामने आ सकती है। तो एम एस स्वामीनाथन का कथन सही भी हो सकता है कि द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द नेशन विथ ग्रेन्स नॉट गन्स। योजना अवकाश होता है जब बीच में यहाँ पर 51 से 61 से 66 तक चलता है, लेकिन 66 में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे हो जाता है, जिसकी वजह से ये ईयर ऊपर नीचे हो जाते हैं और आपको परेशानी हो जाती है याद करने में, है ना। तो इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई और वार्षिक वृद्धि दर सिर्फ 3.8% ही प्राप्त हो सकी थी। ये योजना अवकाश हो गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 69 to 74। अब ईयर याद करने में समस्या होगी। पहला 51 से 66, 66 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66 तीसरा। अब यहाँ पर प्लान हॉलीडे 66 से 69 तक हो गया, प्लान हॉलीडे हो गया, योजना अवकाश हो गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चलती है। डॉक्टर आर गैडगिल मॉडल पर यह आधारित है, आर गैडगिल मॉडल पर आधारित है। चौथी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। ओके, और इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। इस योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी और योजना का उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ओके, और ये थी। इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी योजना में 74 तक शुरू किए गए थे और इसी योजना के समय श्वेत क्रांति, फ्लड, ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। जो वर्गीस कुरियन थे ना, वर्गीस कुरियन, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति किसके लिए, दूध क्रांति, सफ़ेद क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं तो 5वीं पंचवर्षीय योजना चलती है 1974 से 1978 तक, 74 से 78 तक चलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था और संभवतः आप चेक करिएगा, इंदिरा गांधी जी ने इसी योजना के समय कहा था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था बहुत ज़ोर शोर से। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत में शुरू हुई थी और इसी 20 सूत्री कार्यक्रम को इंदिरा गांधी चाहती थी कि इसको प्राप्त किया जाए, लेकिन इसी बीच में विपक्षी पार्टी, जैसे कि विपक्षी पार्टी के द्वारा वहाँ पर बहुत आंदोलन हुए थे और इंदिरा गांधी ने भी बहुत गलत किया, भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाती है चीज़ें। इसी योजना के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना 1974-1978 के अंतर्गत मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम संबंध इसी योजना से, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दिए जाते हैं, है ना, याद रखिएगा। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को, है ना। प्राथमिकता फिर से कृषि को दी गई, फिर उद्योग वगैरह को। इसी बीच जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया और रोलिंग प्लान शुरू किया गया। 1978 से 1980
तक चलता है जो रोलिंग प्लान। पहले चला था प्लान हॉलीडे हुआ था 66 से 69 में, अब रोलिंग प्लान हो गया। ठीक है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में ही इसको समाप्त कर दिया गया। ओके, ठीक है। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। अनवरत योजना के प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण, गुन्नार मिर्डल द्वारा अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। अब एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक? गुन्नार मिर्डल। भारत के इतिहास से संबंधित है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। रोलिंग प्लान भारत में लिया गया था यहाँ से, है ना, तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डी.टी. लकड़ावाला को जाता है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चलती है। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि इसका लक्ष्य था। और सातवीं चलती है 85 से 90। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं यही आपके लिए क्या होते हैं, मतलब कि यही आपकी नैया पार कराएंगे अगर मॉडल याद हो गए कौन सी योजना में है। इसलिए टिक कर लीजिए, वो लूसेंट में टिक कर लीजिए। हम एग्ज़ाम के बाद 13 जून मतलब यूपीपीसीएस हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले लेकर दिखाएंगे, और उसके बाद आप अगर पढ़े होंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं पढ़े होंगे तो भी आप ही के लिए अच्छा है। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसमें कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम इसी योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। ठीक है, योजना अवकाश हो जाता है 1990 से 1992 में। ओके, फिर 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाती है जिसमें एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, ठीक है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, तो अभी ग्लोबलाइजेशन याद रखिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में चलती है। मानव संसाधन के विकास का इसमें सर्वोच्च, मानव संसाधन विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और जवाहर रोजगार योजना इसमें शुरू की गई थी। और 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। ओके, याद रखिएगा। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक चलती है। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को प्राथमिकता दी गई थी। 1997 से 2002 तक चलती है। 10वीं 2002 से 7 तक चलती है योजना। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्रस्तावित था इस योजना में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10 वर्ष 2002 से 7। 11वीं चलती है 2007 से 2012, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। और 12वीं, हाँ इसी में 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ओके, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलती है। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं आपकी ख़त्म होती हैं। नीति आयोग बनता है 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग बनता है 1 जनवरी 2015 को। तो आपने यहाँ पर सभी पंचवर्षीय योजनाएं देख ली। अब आपका कर्तव्य है कि ये जो मॉडल हैं, जैसे पहले में हैराट डोमर मॉडल है, दूसरे में आपको दिख रहा है पीसी महालोबिस मॉडल है, तीसरे में कोई मॉडल आपको नहीं दिख रहा है। बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना तीसरे में होती है। हरित क्रांति को जन्म दे देता है। योजना आयोग में योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे 1966-1969 में होता है। चौथी में DR गडगिल मॉडल होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74। और 7वीं पंचवर्षीय योजना और चौथी में ही श्वेत क्रांति शुरू होती है, ऑपरेशन फ्लड। 5वीं में गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता लक्ष्य रखा जाता है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इसी योजना के अंतर्गत शुरू होता है और कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। और फिर उसके बाद रोलिंग प्लान शुरू होता है। ये ईयर पूछे जा सकते हैं 78 से 80। गुन्नार मिर्डल की पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका प्रतिपादन किया था और भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा D.T. लकड़ावाला को जाता है। 6वीं पंचवर्षीय योजना होती है 80 से 85, 7वीं 85 से 90 और इसमें W. मिलर मॉडल होता है 85 से 90 वाली 7वीं पंचवर्षीय योजना। जवाहर रोजगार योजना शुरू की जाती है। योजना अवकाश 90 से 92 होता है और इसी बीच में 1991 में LPG शुरू हो जाता है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास लक्ष्य रखा जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की जाती है 1993 में। राष्ट्रीय महिला कोष की भी
स्थापना की जाती है। तो आप कमेंट करिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, और उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की स्थापना कब हुई, उत्तर प्रदेश की महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में, और इसमें न्यायपूर्ण वितरण और एवं समानता के साथ विकास की बात की गई थी। 10वीं में 10 वर्षों के में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का लक्ष्य था। 11वीं में 2007 से 12 चलती है। तीव्रतम एवं समावेशी विकास की बात की गई, और इसी में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा विषय वस्तु इसकी थीम थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चलती। इसकी थीम थी फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनता है। नीति आयोग योजना आयोग के तर्ज पर। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। तो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, इसके अलावा विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएंगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी एवं इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री व संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नाम निर्देशित नॉमिनी करेंगे। अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं। उपाध्यक्ष होते हैं, वर्तमान समय में राजीव कुमार तो बन गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। अब राजीव कुमार की जगह कौन आ गए हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, सुमन के बेरी अब आ गए हैं, तीसरे अध्यक्ष हैं। अरविंद पनगड़िया पहले अध्यक्ष थे, दूसरे अध्यक्ष राजीव कुमार, तीसरे अध्यक्ष हो गए सुमन के बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होते हैं अमिताभ कांत जी, वर्तमान में भी सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के हैं। नाम याद रखिएगा, दो बार राजीव कुमार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, तो फिर पूछा जा सकता है। परिवर्तित हुए तो स्टेटमेंट बनाए जाएंगे यहाँ से। ओके, और नीति आयोग के कार्य वगैरह सेम टू सेम प्लानिंग कमीशन की तरह, लेकिन इसमें 15 वर्षों का कार्यकाल, 15 वर्षों का वो फिक्स किया गया है, उसको देख लेंगे बाद में। अब गरीबी की बात करते हैं। गरीबी क्या होती है गरीबी, है ना। तो गरीबी क्या है? गरीबी का अर्थ है वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की निम्नतम आधारभूत ज़रूरतें, भोजन, वस्त्र एवं आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते। आधारभूत ज़रूरतें, भोजन नहीं प्राप्त होता, वस्त्र, आवास, रोटी, कपड़ा, मकान भी उपलब्ध नहीं हो पाते। मनुष्य जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता तब उसे गरीब की श्रेणी में गिना जाता है ना। जब आधारभूत चीज़ें उसकी नहीं पूर्ण हो पाती तो उसको गरीब की श्रेणी में गिना जाता है। अब गरीबी पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार ही शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपके ऊपर है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। हम तो प्रयास अपना पूरा कर रहे हैं, हम रुक नहीं रहे हैं। आपको रुकना है, आप रुक सकते हैं, हम नहीं रुकने वाले, हम तो चलते रहेंगे जब तक कि ख़त्म ना हो जाए सब कुछ, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए चलते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी, आप लेक्चर देख रहे हैं तो देखिए, ठीक है। गरीब उसे ही कहते हैं। विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है ना, वो WDR 1990 से मिलता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर की करने की असमर्थता है। न्यूनतम जीवन यापन करने की असमर्थता है, यानी जब निम्नतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके तब उस स्थिति को गरीबी कहते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है, इनकम इनइक्वालिटी है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और किसी के पास पैसा ही नहीं है ना। कोई रोज़ हज़ारों लाखों खर्चा कर रहा है, कोई 5 रुपये खर्चा करने के लिए रो रहा है ना। 5 रुपये नहीं है, चाय पीने के लिए पैसा नहीं है। और ये है वास्तविकता, है भारत में है वास्तविकता। आप देख लीजिएगा, अपने आस पड़ोस में देख लीजिएगा। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है, और इसके लिए लॉरेंज वक्र गिनी गुणांक, हम इसको ज़्यादा इंटरनली घुस के इसको नहीं बताएंगे, ऊपर ही आपको बताएंगे क्या है लॉरेंज वक्र और गरीबी गुणांक क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसके अलावा पॉवर्टी, एक लोग और थे, उनका नाम हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे मैथ्यू इफेक्ट कहा जाता है। मैथ्यू इफेक्ट मैथ्यू जी के द्वारा दिया गया। तो मैथ्यू इफेक्ट क्या है कि
Matthew effect refers to those already having an asset base benefiting from it while those without it continue to be denied the same। मतलब बेनिफिट उन्हीं को ही मिल रही है जिनके पास ऑलरेडी है ना, बेनिफिट उन्हें ही मिल रही है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको मिल ही नहीं रहा। यही मैथ्यू इफेक्ट है ना। जो अमीर है वही अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही पड़ा है, ये चीज़ है। ओके, उसके अलावा और भी भारत में जैसे पावर्टी लाइन देखी जाती है, गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है, और गरीबी रेखा पावर्टी लाइन वहीं से कहा जाता है कि पीपल हु हैव इनकम बिलो पावर्टी लाइन हैव नो डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो टैक्स पे करने के बाद बचती है, आफ्टर पेइंग टैक्स, वो पावर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा, है ना। और अलग अलग जगह पर पावर्टी लाइन के परचेजिंग पावर पैरिटी भी देखी जाती है। तो यहाँ पर सामने जो है वो देखते हैं सापेक्ष गरीबी, इसको रिलेटिव पावर्टी कहेंगे ना, सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पावर्टी। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है, विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। लॉरेंज वक्र यहाँ पर आपको दिख रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर गिनी गुणांक आपको दिख रहा है। ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों चीज़ें लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित हैं, गरीबी के मापन के लिए, है ना। तो याद रखिएगा। ओके, इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि लॉरेंज कर्व में, जैसे कि लॉरेंज कर्व में अगर जीरो वैल्यू प्राप्त होती है तो कहा जाता है परफेक्ट इक्वालिटी है। जीरो वैल्यू प्राप्त होती है तो कहा जाता है कि परफेक्ट इक्वालिटी है, समानता है ना, इक्वालिटी है, समानता है। अगर जीरो प्राप्त होती वैल्यू, अगर 1 प्राप्त होती है तो परफेक्ट अनइक्वालिटी, असमानता है। ओके ओके, और यही चीज़ जब हम लोग गिनी कोफिशिएंट की बात करते हैं तो गिनी में, अगर गिनी कोफिशिएंट में, गिनी गुणांक में अगर 1 प्राप्त होता है, एक वैल्यू प्राप्त होती है, एक प्राप्त होती है, इतना अभी याद रखिएगा, एक प्राप्त होती है, यानी कि एक आदमी बहुत कुछ अर्न कर जा रहा है, रेस्ट जो बचे हुए लोग हैं वो जीरो प्राप्त कर रहे हैं। याद रखिएगा, लॉरेंज कर्व में अगर जीरो वैल्यू प्राप्त होती है तो इक्वालिटी यानी परफेक्ट इक्वालिटी, समानता है, लेकिन एक प्राप्त होता है तो अनइक्वालिटी है। वही गिनी में भी 1 प्राप्त होता है, यानी एक ही व्यक्ति बहुत कुछ कमा ले रहा है ना। तो ये चीज़ है, ये लोग लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित हैं। ओके, लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स लॉरेंज एवं गिनी गुणांक को 1912 में कोरेडो गिनी इटली के हैं, इन्होंने विकसित की। याद रखिएगा, इनके नाम भी याद रखिएगा। विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय धारणा, ये क्या हो गया, हाँ, विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय धारणा, इस धारणा का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय धारणा, इस धारणा का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। उन्होंने आय के स्तर तथा उसके वितरण के आयाम को जोड़कर आर्थिक कल्याण की माप के लिए इस धारणा का विकास किया। अमर्त्य सेन जी ने क्या विकास किया, यहाँ पर देखते हैं। उनके अनुसार W = म्यू, इसको म्यू बोलते हैं 1 - G, जहाँ पर म्यू जो है प्रति व्यक्ति आय है और G क्या है, विषमता की आय है ना। G क्या है, विषमता की आय है। तो W = कल्याण की बात हो रही, W बराबर कल्याण, कल्याण = म्यू प्रति व्यक्ति आय 1 - G लिखा गया है। वैसे थोड़ा सा क्लिष्ट होगा। स्पष्ट है कि कल्याण W में वृद्धि होगी यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो कल्याण होगा, ठीक है। या विषमता की आय G में कमी होगी तब भी कल्याण होगा, है ना। G में कमी, विषमता की आय में कमी होगी, या फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तब कल्याण होगा। ये चीज़ अमर्त्य सेन जी कहते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। किस वर्ष अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आप कमेंट करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा। यहाँ पर निरपेक्ष गरीबी की बात हो रही, वहाँ पर हमने रिलेटिव गरीबी, रिलेटिव पावर्टी, यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर्टी की बात करेंगे। निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय, आवश्यकता और अनिवार्यताओं के आधार पर आय अथवा उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। परेशान नहीं होना। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मानदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने लोग उस मापदंड के नीचे हैं, उन्हें हम गरीब कहते हैं। एक लाइन खींच दी जाती है, उसके नीचे जो है उसको हम लोग गरीब कहते हैं, ये लोग गरीब है। उसके ऊपर जो हो गरीब नहीं है ना। इस निश्चित मापदंड को हम गरीबी रेखा या निर्धरता रेखा कहते हैं। यानी निर्धारित किए गए न्यूनतम भोग व्यय को निर्धनता रेखा कहते हैं।
एब्सोल्यूट पॉवर्टी, है ना। यह जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी आय का स्तर है। इस न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जाता है। यह न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए जरूरी प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहण या प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। यह एक देश से दूसरे देश में अलग अलग हो सकती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक लाइन खींच दी गई, जिसके पास उतना है जो उतना व्यय कर पा रहा है, बता दिएगा पैसे के मामले में, कैलोरी के मामले में कितना कैलोरी ये भोजन इनको मिलना चाहिए पर डे का। अगर इतना नहीं प्राप्त करें तो इस लाइन के नीचे हैं। और ये जो गरीब हैं, इतना पैसा इनके पास नहीं आ पा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि $1.90 अगर प्राप्त कर रहे हैं तो गरीब नहीं है पर डे। उससे ऊपर प्राप्त कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, लेकिन उससे नीचे प्राप्त कर रहे हैं तो आप गरीब हैं। यही तो है पॉवर्टी लाइन, निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओके। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महानिदेशक और वायर्ड ने 1945 में किया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट करिएगा। भारत में निर्धनता की बात करें, बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत आराम से, एकदम ठंडे दिमाग से। कुछ भी नहीं है, कुछ तो अलग सा बता भी नहीं रहे हैं। बस किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो वह एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी है, उनके बीच की जो खाई है, गरीबी की बात चल रही है। एक लाइन खींच दी गई है, गरीबी की बात है। तो इसमें कठिन क्या है, क्या कठिन है? गरीबी देख रहे हैं, गरीबी तो सब लोग जानते हैं। अरे गरीब आदमी है तो गरीब आदमी है, तो उसके पास वो आवश्यकताएं, वो चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं। उसके पास चप्पल सही नहीं, उसके पास जूता सही नहीं, उसके पास सही कपड़े नहीं है, उसके पास फ़ोन नहीं है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास भोजन नहीं है, तो वही तो गरीब है। यही तो निर्धारण किया जा रहा है। हम लोग यहीं पर यही सब तो देख रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की भाषा में देख रहे हैं, बस, और क्या है। और ऐसी भी क्लिष्ट भाषा, ऐसी भी टफ भाषा नहीं है। तो आसानी के साथ चलते रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं। भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। वही जो हमने बताया, एक लाइन खींच दी जाती है। हमारे देश में योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के संबंध में एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की, जिसमें आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा। आहार खाने वाले, कैलोरी इंटेक की बात की गई। इस अवधारणा के अनुसार उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 24 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। अगर गाँव के लोग हैं 2400 कैलोरी नहीं प्राप्त कर रहे हैं भोजन, तो वो गरीब हैं। और शहर के लोग 2100 कैलोरी, है ना, तो वो क्या होंगे, असमर्थ हैं, तो वो गरीब होंगे। भारत में परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भी निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। परिवार के उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, परिवार कितना खर्च कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, उसके आधार पर भी आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी की माप के साथ अनेक अर्थशास्त्रियों के नाम जुड़े हैं। दांडेकर तथा रथ, V.S. मिन्हास, P.D. ओझा, प्रणव वर्धन, I.J. अहलूवालिया, H.P. गुप्त, तेंदुलकर, C. रंगराजन आदि। इसके अतिरिक्त योजना आयोग एवं वित्त आयोग के माप मिलते हैं। क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। यही तो 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए। ये एक रेखा, एक प्रतिमान, निरपेक्ष प्रतिमान में एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक पॉवर्टी लाइन बना दी गई। ओके। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। ओके। विश्व बैंक के अनुसार, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 2011 की कीमत पर। कितना बताया है विश्व बैंक ने? 1.90 US डॉलर अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप गरीब हैं। ये रेखा निश्चित की है US डॉलर ने। और यह 15 सबसे निर्धन देशों की राष्ट्रीय निर्धनता रेखाओं का औसत निकालकर प्राप्त की गई। विश्व बैंक के अनुसार कोई व्यक्ति 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रहा है तो वह अति निर्धनता का सामना कर रहा है। अति निर्धनता, एक्सट्रीम पॉवर्टी का सामना कर रहा है। ओके। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया कि 2010 से निकाला जा रहा है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस यूएनडीपी के द्वारा। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। वहाँ पर कहा जाता है, फ्लोर की भी बात की गई, इलेक्ट्रिसिटी की भी बात की गई, वाटर की भी बात की गई, सब की गई है ना। तो उसको पिछले लेक्चर में आपने देखा, टिक किए होंगे, तो रिवाइज कर लीजिए। ओके, ठीक है। अब भारत में गरीबी निर्धारण का कुछ इतिहास है और यही आपको जानना है।
भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास क्या है? दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में पहली बार गरीबी के मापन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था। और प्रति व्यक्ति आय 1868 में उन्होंने बताया कि भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया है, उस वक्त उन्होंने बताया था, है ना। नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ के फार्मूले। अब देखिए, पहले दादा भाई नौरोजी आए, फिर आ गए नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ के फार्मूले। इनके फार्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे के उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया, उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ के फार्मूले 1971 में। इसके अनुसार उस व्यक्ति, ग्रामीण और शहरी दोनों की बात की, को गरीब माना गया जो प्रतिदिन औसतन 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ था। अभी वर्तमान स्थिति 2400 ग्रामीण के लिए है और 2100 शहरी लोगों के लिए। कैलोरी की बात हो रही है, कैलोरी इंटेक की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, नीलकांत दांडेकर वीएम रथ 1971 में इन लोगों ने उपभोग खर्च के आंकड़ों पर बताया कि अगर 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में कोई असमर्थ है तो वह गरीब व्यक्ति है, उसे गरीब माना गया। और यह आंकड़े 1960-61 पर आधारित थे। अभी के अभी याद रख लीजिए, बहुत फोर्स दे रहे हैं, बहुत मतलब प्रयास कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए। नीलकांत दांडेकर वीएम रथ, और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि महत्वपूर्ण है। याद करेंगे एक एक क्वेश्चन से, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, एक एक क्वेश्चन से निकल जाता है पीटी वगैरह, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा आपका, है ना। आपका कर्तव्य बनता है, जब तैयारी कर रहे हैं तो क्यों इतना लगे पड़े हैं, क्यों इसी मझधार में फंसे पड़े हैं? अरे एक बार में पढ़ो और निकलो, चलो। पंचवर्षीय योजना क्यों बना रहे हैं? वाई के अलग कमेटी, अगली कमेटी है। हमने अभी दांडेकर और रथ की कमेटी देखा 1971 में। 1968 के बेस पे उन लोगों ने बताया कि 2250 कैलोरी अगर कोई नहीं, ग्रामीण शहरी दोनों के लिए बताया, एक ही उन्होंने मापदंड दिया कि 2250 कैलोरी नहीं प्राप्त कर रहा तो वो गरीब है ना। वाई के अलग कमेटी बनी। वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग 1979 में इस समिति का गठन किया। इस समिति ने दांडेकर एवं रथ के फार्मूले का आधार वर्ष बदलकर 1973 से 1974 कर दिया और पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की गई, जो क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी। तो वाई के अलग कमेटी ने ही दांडेकर और रथ के फार्मूले के आधार वर्ष को 1973 से 1974 कर दिया गया, जो 1960-61 के बेस पर थे, ठीक है। उसको बदल के 73-74 कर दिए और इन्होंने ग्रामीण और शहरी का अलग अलग वो बता दिया। और दांडेकर और रथ के फार्मूले में एक ही बताया गया था कि 2250 कैलोरी, है ना, यही चीज़ है ना। तो 2100 कैलोरी इन्होंने बताया शहरी लोगों के लिए और 2400 ग्रामीण लोगों के लिए। अब 2100 शहरी लोगों के लिए क्यों? शहर के लोग कम काम करते हैं, गांव के लोग खेती में काम करते हैं, तो ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए अलग अलग मानक है और थोड़ा सा अंतर है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लकड़वाला फार्मूला, लकड़वाला समिति, आपने 1961 वाला देख लिया। अब लकड़वाला फार्मूला की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है? योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 में प्रोफेसर डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। अब ये 1989 में, ये 1979, देख लीजिए क्रमशः ऊपर जा रहे हैं। कहता है ना, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। लकड़वाला योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 में प्रोफेसर डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया, यानी प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न होगी। हर एक अलग अलग राज्य की बात कर दिए हैं, ग्रामीण शहरी की बात नहीं हो रही है लकड़वाला फार्मूला में। वाई के अलग तो क्या कहे थे? वाई के अलग ने कहा था कि ग्रामीण और शहरी की बात किए थे। इन्होंने दांडेकर और रथ के फार्मूले में आधार वर्ष बदलकर 1973 से 1974 कर दिया। ओके, अब लकड़वाला समिति जो बनती है, इसमें इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया, यानी प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न होगी। इस प्रकार इनके अनुसार
35 गरीबी रेखाएं हैं जो शुरू में 28 थीं। इस समिति ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की बात की, जो है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता और शहरी क्षेत्र में निर्धनता। 35 गरीबी रेखाएं ये बता दी, थोड़ा सा टफ कर दिए लकड़ा वाला, इतना चीज़ें इनकी याद रखिए। और इसी समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कोई विशिष्ट या निर्धारित निर्धनता रेखा नहीं रही, बल्कि इसके स्थान पर राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा हुई, जिनसे एक राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जा सका। ठीक है, तो ये लकड़ा वाला फार्मूला। 1989 कमेटी बनी, 1993 में समिति की रिपोर्ट आई। राज्य स्तर पर इन्होंने अलग अलग राज्यों का बताया, 35 गरीबी रेखाएं बताई जो शुरू में 28 थीं। ओके, 8वीं योजना में कैलोरी प्राप्ति 2400 कैलोरी ग्रामीण, 2100 शहरी आधार को ही स्वीकार किया गया तथा 1973-1974 मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49.09 रुपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56.64 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय लिया गया। इसी कार्यविधि का प्रयोग 9वीं और 10वीं योजना में भी किया गया। 2400 कैलोरी 8वीं योजना में 2400 कैलोरी ग्रामीण, 2100 कैलोरी शहरी आधार को ही स्वीकार किया गया, याद रखिएगा। ओके, सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनती है। अब आगे सुरेश तेंदुलकर योजना आयोग ने वर्ष 2004 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंपी। 2009 में इन्होंने प्रस्तुत किया, 2004 में कमेटी बनी, 4-5 साल लगा दिए, 2009 में सौंपा। तेंदुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य इसका परीक्षण करना था कि क्या भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं, जैसा कि NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 61वें चक्र से स्थापित होता है। इसके साथ ही नई गरीबी रेखा तथा गरीबी के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करना था। तेंदुलकर समिति ने उपभोग बास्केट में परिवर्तन किए और जीने के लिए अदा की जाने वाली कीमत कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात की। उपभोग से अलग, कैलोरी इंडेक्स से अलग चले गए और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात की, जिसमें उन्होंने गरीबी रेखा के निर्धारण उपभोग में लाए जा रहे खाद्यान्नों के अलावा 6 बुनियादी आवश्यकताओं शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर होगा। थोड़ा सा इन्होंने अलग किया तेंदुलकर जी ने, है ना। 2004 में कमेटी बनी, 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपे सुरेश तेंदुलकर। ओके, तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही उपभोग बास्केट का प्रयोग किया। ठीक है, और तेंदुलकर समिति पद्धति के अनुसार गरीबी रेखा मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित तो ये थी। इन्होंने बताया 2004-05 मूल्य पर 446 रुपया, 2011-12 में 816 रुपये हो गया। समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2004-05 मूल्य पर 446.68 रुपया, याद रखिएगा, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 2011-12 में मूल्य पर 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्र के लिए 578 रुपया, 2011-12 में 1000 रुपया। यानी 11-12 की बात करें तो 816 और 11-12 करें शहरी की तो 1000 रुपये मासिक रुपया प्रतिमाह उपभोग रखा। इस आधार पर समिति के अनुमान के अनुसार 2004-05 में ग्रामीण जनसंख्या का 41.8% और 2011-12 में जो 25.7% तथा शहरी जनसंख्या का 25.7%, 2011-12 में 13.7% गरीबी रेखा से नीचे थे। 2004-05 में ग्रामीण जनसंख्या 41.8% गरीबी रेखा से नीचे थे, 2011-12 में 25.7% गरीबी रेखा से नीचे थे। शहरी जनसंख्या 2004-05 में 25.7% जो थी गरीबी रेखा से नीचे, 2011-12 में 13.7% गरीबी रेखा के नीचे थे। 2004-05 में संपूर्ण भारत के स्तर पर गरीबी रेखा प्रतिशत 37.2% थी, 2011-12 में 21.9%। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार और देखिएगा, थोड़ा बहुत याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो आगे देखते हैं ना। तो ये सुरेश तेंदुलकर की कमेटी है जिन्होंने उपभोग बास्केट के अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात की, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर इन्होंने किया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें रंगराजन समिति भी बनती है, और क्यों समिति बनती है, क्योंकि तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन गरीबी आकलन का उपभोग के पोषक मूल्य अर्थात कैलोरी मूल्य के आधार पर ही करता है, जैसा पिछली वाली रिपोर्ट सब निकाली गई। तो इसलिए रंगराजन की कमेटी बनती है। योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की जगह सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में नई समिति का गठन करते हैं, जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2014 में प्रस्तुत की। इसने तेंदुलकर समिति के आकलन के तरीकों को खारिज किया। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में 29.5% लोग गरीब थे। अब ये डेटा महत्वपूर्ण हो गया।
रंगराजन कमेटी के अनुसार 2011-12 में 29.5% लोग गरीब थे, जबकि तेंदुलकर कमेटी के अनुसार 21.9% को दिया गया। ग्रामीण जनसंख्या 30.09% तथा शहरी जनसंख्या के 26.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। रंगराजन समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये, शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, तो हमने गरीबी रेखा के निर्धारण भारत में जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में देखा। हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम यहीं से कमेटी से चलते हैं। सबसे पहली कमेटी बनती है दादा भाई नौरोजी की, जो पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में इन्होंने पहला प्रयास किया था और 20 रुपये इन्होंने बताया था। 1868 में इन्होंने बताया था, 1868 में। नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ के फार्मूले से 1971 में ये लोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 1960-61 के बास्केट को लेकर ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए ये लोग बताते हैं कि 2250 कैलोरी अगर प्राप्त कर रहे हो तो गरीबी रेखा से नीचे हो। ओके, और वहीं वाई के अलग कमेटी बनती है 1979 में बनती है। वाई के अलग कमेटी इनकी बनती कब है? 1971 में। 1979 में वाई के अलग कमेटी बनती है जो दांडेकर एवं रथ के फार्मूले के आधार वर्ष को बदल देते हैं। 1973 से 1974 कर देते हैं, जो 1960 से 1961 था, और ये अलग कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैलोरी अलग और शहरी के लिए अलग कर देते हैं। वाई के अलग, नाम भी अलग है, अलग किए हैं। नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ एक साथ लोग थे, एक साथ दो लोग थे, तो इन लोगों ने दोनों को एक साथ किया 2250 कैलोरी। और वाई के अलग क्या करते हैं? दोनों को अलग कर देते हैं। 2100 कैलोरी कहते हैं शहर के लोग और 2400 कैलोरी गांव के लोग। फिर आते हैं लकड़ा वाला योजना आयोग, जो है कि 1989 में 1979 में वाई के अलग, 1989 में वाई प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। 1993 अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और ये राज्य आधारित कर देते हैं, अलग अलग राज्य के बेस पे, और 35 ठो इंडिकेटर बता देते हैं गरीबी निर्धारण के, है ना। और शुरू में 28 थी। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना ने 2400 ही माना और 2100 ही माना। ठीक है, और सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनती है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी सिर्फ कंजप्शन बास्केट को नहीं कहते हैं। 2004 में यह कमेटी बनती है, 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ओके, और ये जो है कि सिर्फ और सिर्फ तेंदुलकर उपभोग बास्केट को नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करते हैं, और 6 बुनियादी आवश्यकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुँच को आधार ये बनाते हैं। सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2004 में, 2009 में रिपोर्ट सौंपते हैं। लेकिन ये अलग अलग प्रकार से अपनी बताते हैं कि इतना, और वही सी रंगराजन कमेटी बाद में बनती है 2012 में, जो अपनी 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कैलोरी मूल्य के आधार पर ही आकलन करता है। और इन्होंने क्या किया, ये क्या करते हैं, रंगराजन जो कि 2012 में गठित समिति की अपनी रिपोर्ट जुलाई 2014 में प्रस्तुत करते हैं। इसने तेंदुलकर समिति के आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया। रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में 29.5% लोग गरीब थे, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9% लोग गरीब थे। ग्रामीण जनसंख्या 30.09%, शहरी जनसंख्या 26.4%। ठीक है, और रंगराजन बताते हैं कि 972 रुपये किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग की बात करते हैं, है ना। तो 1407 रुपये महीने की बात हो रही शहरी लोगों के लिए। तो एक दिन का कितना हो जाएगा? अब जोड़िए, 50 कितना हो जाएगा? एक दिन का वही हो जाएगा 1500 भी नहीं है ना। तो 50 रुपये। और वही चीज़ यहाँ पर ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, हाँ, ये यहाँ पर कहते हैं कि 2014-15 में 468 रुपये, 2011-12 में 816 रुपये मासिक की बात हो रही, महीने की। और ये 578 कहते हैं 2004-05, 2011 1000 रुपये कहते हैं, वो 1400 तक पहुँचा ले जाते हैं, है ना। तो ये सब कमेटी थी, आपने देखा, और हमने पूरा अपनी तरफ से 100% हमने देने का प्रयास किया। गिनी कोएफिशिएंट, लॉरेंज वक्र के बारे में भी बताया, गरीबी निर्धारण प्रयास तो हमने किया। अब आप कितना प्रयास, कितना प्रेशर अपने दिमाग पर दिए हैं, और जब जो लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं तो उसके लिए लड़ो, और तब तक रुको मत जब तक कि उसको प्राप्त ना कर लो। चल नहीं पा रहे हो तो रेंगो, है ना, बैठ नहीं पा रहे हो तो सोकर पढ़ो, है ना। ये सब चीज़ें विवेकानंद जी ने कहा है। तो
तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब प्रयास है कि 3-4-5 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाए। बहुत सी चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब असली चीज़ों फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ये सब शुरू होंगी। तो एकदम तैयार रहिए, एकदम लगे रहिए। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, अगर आप नए हैं तो ज्वाइन करिए। और बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कम से कम उन क्वेश्चन के कमेंट तो करने ही चाहिए। और स्टूडेंट का एक कर्तव्य होता है कि वो कमेंट करे। स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और पूछना भी चाहिए स्टूडेंट से, और उसको आंसर भी देना चाहिए। अगर स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहा है तो खुद के साथ गलत ही कहा जाएगा कि कर रहा है। जब स्टूडेंट आंसर नहीं देगा तो आंसर देगा कौन? ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।